हेलो यूट्यूब। नया साल, नई नई बातें, नए नए कॉन्सेप्ट, नई नई चीज़ें सीखेंगे। आपने हेडिंग देखा है, मेटल एंड नॉन मेटल सिंगल शॉट, है ना। एक शॉट में ख़त्म करेंगे इसको, तो बाकी बातें बीच में करेंगे। पहले मेटल नॉन मेटल को थ्योरेटिकल समझ लेते हैं एक बार, है ना। पीवाईक्यू सीरीज अलग से चल रही है, तो पीवाईक्यू सीरीज के मेटल नॉन मेटल के क्वेश्चन करने से पहले मैं चाहता हूँ मेटल नॉन मेटल को एक सब्जेक्टिव के रूप में थोड़ा सा समझ लिया जाए, है ना। जो जो टर्म्स होती हैं, जो जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, उनको एक बार देख लिया जाए। आप लोगों ने मेटल नॉन मेटल छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 7th 8th में भी मेटल नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन है, और उनको थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाएंगे। और चलो आ जाओ, इधर आओ। मेटल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछ ले मेटल होता क्या है, तो मेटल के बारे में सिर्फ वही बातें बतानी है जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है। मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले तो ये देख लो। मेटल एक एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। अब ये कोई पूछेगा एलिमेंट क्या होता है, अगर आप 9th क्लास से पढ़ के आए हैं, मैटर होता है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास, है ना। मास होता है। अगर उस पार्टिकल्स, मतलब उस मैटर के अंदर जो पार्टिकल है वो सब एक जैसे होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? एलिमेंट। और इस एलिमेंट के अंदर आते हैं मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, ये पहली बात तो ये होगी। तो ये कह सकते हैं मेटल एलिमेंट की वो टाइप होता है जिसमें एक ही टाइप के या एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दूसरी बात ये कह सकते हैं मेटल एलिमेंट की वो कैटेगरी है या वो सब कैटेगरी है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, है ना। दूसरी बात, मेटल की प्रॉपर्टी ये चिपका सकते हैं, मेटल कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। मेटल सोनोरस होते हैं। एक एक को देखेंगे। मेटल कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। मेटल मेलिएबल होते हैं, है ना। मेटल की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना। और इसी के रेस्पेक्ट में मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखो, इसको थोड़ा सा रिकैप करके बताता हूँ। ये सब आती है मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो छोटी क्लासेस में आता है, तो आप ये अज्यूम मत करना 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से कि मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप 7th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, तब तो ये अज्यूम कर सकते हो डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल 5 नंबर, वहां तो हो सकता है। यहाँ नहीं आता। यहाँ जो कॉन्सेप्ट बनता है वो ये बनता है केमिकल प्रॉपर्टी या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर। चलो ठीक है। सोनोरस क्या होता है? जो साउंड प्रोड्यूस करे, है ना। अगर उसको मेटल को पीटते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर एक लस्चरस वर्ड भी यूज कर सकते हैं। लस्चरस क्या होता है? शाइनिंग वाला। शाइनिंग मतलब चमकने वाला, है ना। डक्टाइल, मेलिएबल, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, बाकी तो सब आप लोगों ने सुनी भी होगी। मेलिएबल क्या होता है? अगर किसी मेटल को हम पीट पीट के, मतलब उसको प्रेस कर करके हम उससे सीट्स बना सकते हैं। आपने लेंटर वगैरह डालते हैं उसमें देखा होगा ना, चादर, पतली सी लोहे की चादर होती है, चादर बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो पतली पतली सीट्स होती हैं, उसको बोला जाता है मेलिएबल। एंड इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ध्यान रखना। डक्टाइल क्या होता है? जहां पर मेटल से हम वायर्स, लोहे के सरिये वगैरह देखे हो आपने, इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। ध्यान रखना। तो दो चीज जो डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं, डिफाइन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टी में से ये क्वेश्चन आता है, कभी 1 नंबर में, कभी 2 नंबर। 2 का तो बनता नहीं, 1 का ही बनता है वैसे तो। ठीक है। डेंसिटी हार्ड होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब देखो, इसका उल्टा सारा का सारा किस में हो जाएगा? नॉन मेटल में। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ये वाले मेटल, तो वो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। हार्ड होते हैं तो वो स्लिपरी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये सोनोरस नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, ये नहीं होते। डेंसिटी कम होती है, ये कम होता है, ये लस्टरस नहीं होता। ये तो सिंपल बात होगी। अब जो यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टी से जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो क्या बनते हैं? वो एक्सेप्शन में बनते हैं। एक्सेप्शन मतलब मेटल सारे के सारे जैसे हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा? कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, है ना, जिसको इजीली चाकू से काट सकते हैं, इजीली कट विद नाइफ्स, है ना। और उसमें क्या क्या आता है? लिथियम आता है, सोडियम आता है, एंड पोटेशियम आता है। ठीक है।
एक सॉलिड वाला भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मेटल जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, है ना। लेकिन एक ऐसा भी चलो एक ये भी लिख लो, कंडक्टर भी लिख लो, है ना। मेटल जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप है, मैं अब ये मत सोचना कि मास्टर 4-5 ही जानता है तो 4-5 बता दिए, और भी हैं। जैसे जैसे एक्सेप्शन माइंड में आते जा रहे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, दूसरा चलो सॉफ्ट वाला लिख, सॉलिड वाला लिख लेते हैं। एक मर्क्यूरी ऐसी चीज है, मरकरी बोलते हैं या मर्क्यूरी, जो आपको अच्छा लगे। मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है, Hg होता है। Ag मत मार देना, Ag किसका होता है, सिल्वर का होता है ना। तो मर्क्यूरी ऐसा होता है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है। तो मर्क्यूरी का फॉर्मूला भी पूछ सकता, आगे आएगा तब मैं बताऊंगा। मर्क्यूरी का और वगैरह वाला सेक्शन आएगा, सिनेबार वगैरह, वहां बताएंगे। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, बड़ी क्लासेस में पूछा जा सकता है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सॉलिड वाला हो गया। अब देखो मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, लेड, है ना। लेड पंजाब वाला पीबी, लेड जो होता है वो मेटल है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर बोलो। बैड कंडक्टर तो क्या, कंडक्टर का मतलब तो जो कनेक्ट करता है, तो इसको इंसुलेटर कह सकते हैं, या बैड कंडक्टर भी चला दो, है ना। तो इसका मतलब इंसुलेटर है ना। ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होती है इनकी। लेकिन देखो एक एक्सेप्शन बताता हूं, गैलियम होता है और CISIUM सीजियम होता है। इसको हथेली के ऊपर रखोगे ना तो ये पिघल जाता है, मतलब लिक्विड हो जाता है ना। तो सारे के सारे हार्ड भी नहीं होते। चलो एक एक्सेप्शन और देखते हैं। देखो लस्चरस क्या बताया था मैंने आपको, शाइनिंग वाले मेटल लस्चरस होते हैं। लेकिन नॉन मेटल के अंदर जो आयोडीन, कैसे लिखें, सिंबल तो ये होता है, आयोडीन जो होता है ये नॉन मेटल की कैटेगरी के अंदर आता है। और ये लस्चरस होता है, मतलब शाइनिंग का होता है। मेटल में क्या बताया था मैंने, हार्ड कहाँ गया, ये रहा। मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन जो कार्बन है नॉन मेटल आता है, इसके दो एलोट्रोप बनते हैं। एलोट्रोप 4th चैप्टर में पढ़ोगे। किसी भी एक एलिमेंट की फॉर्म होती है डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। जैसे देखो मैंने पहले 4th चैप्टर में समझाया है, 2 मार्कर को लेके मैंने बताया था। एक मार्कर को धूप में रखेंगे, एक मार्कर को छाया में रखेंगे। एक मार्कर से अनार बन जाएगा, एक मार्कर से मान लो पतीला बन जाएगा। 2 अलग अलग चेंजेस होते हैं, लेकिन शुरुआत में चीज एक ही है। ऐसा एग्जांपल दिया मैंने फनी सा, तो उसको एलोट्रोप्स बोला जाता है। तो कार्बन के 2 एलोट्रोप पड़े हैं, वैसे तो 3 होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, है ना। और एक बकमिंस्टर फलरेंस भी होता है, वो मैंने पढ़ाया भी नहीं है और वो यूज का भी नहीं है, 11th-12th क्लास के अंदर आता है वो। तो डायमंड और ग्रेफाइट, तो डायमंड जो होता है ये सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट कहलाया है, हार्डेस्ट एलिमेंट। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, नॉन मेटल। और मैंने बोला मेटल हार्ड होते हैं, तो मतलब एक एक्सेप्शन बन गया ना, नॉन मेटल में भी हार्ड चीज होती है। कंडक्टर की बात करी तो मैंने बोला मेटल सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है एक्सेप्शन के अंदर, ग्रेफाइट देखा होगा आपने, पेंसिल का जो डक बोलते हैं उसके अंदर होता है। और जो ग्रेफाइट होता है ऑयल लुब्रिकेंट्स वगैरह बनाने के लिए, चिकना नेचर होता है इसका, स्लिपरी। डायमंड और ग्रेफाइट का जो डिफरेंस पढ़ा होगा आपने 4th चैप्टर में, वहां देखा होगा। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये एक्सेप्शन के अंदर आता है। और तो ऐसा कुछ ऐसा बताने के लिए नॉर्मल सी बातें हैं। तो आई थिंक ये वाली सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। मेटल नॉन मेटल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही मान लो, है ना। और ऐसा पूछ सकता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला कौन सा होता है, तो सिल्वर होता है ना। चलो अब थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे क्या क्या बनता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो अब थोड़ा सा अलग अलग से पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की और नॉन मेटल की, ठीक है। तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये बोल सकते हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन करना या बर्न करना, बर्न नहीं होता कभी, ऐसे बोलो बर्न, बर्न करना किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो किसी भी मेटल को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमें क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है, ध्यान रखना। जैसे कोई एग्जांपल ले सकते हैं,
कैल्शियम ले सकते हैं, क्या बन जाएगा, है ना। ठीक है, एक ये ध्यान रखो बस इस चीज को, मतलब इस प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना, मेटल को अगर जलाएंगे तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, दैट्स इट, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। अगर रिएक्शन विद पानी की बात करी जाए, पानी के साथ कैसे काम करता है रिएक्शन विद पानी, तो देखो क्या बोलेंगे, मेटल के अंदर जब पानी मिलाएंगे तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी प्लस में हीट। देखो ये इस तरह की बात को भी ध्यान रख सकते हैं, मेटल को पानी के साथ मिलाते हैं तो किस तरह की रिएक्शन है, तो हीट बाहर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक। जैसे एग्जांपल, सोडियम को पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या बनेगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस में हीट। चलो ये दो बेसिक चीजें हो गई। अब मेटल को एसिड के साथ भी रिएक्ट यहाँ करा लेते हैं ना, रिएक्शन विद एसिड्स। अगर मान लो कोई एसिड है, मान लो HCl है, इसके अंदर मेटल डाल दिया। देखो एसिड के अंदर मेटल, मतलब पहले वाला जो चैप्टर है एसिड वाला चैप्टर, मेटल डाल दो, या मेटल वाला चैप्टर है एसिड डाल दो, दोनों की बात तो एक ही है। तो हमेशा क्या बनता है, कॉमन सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। कॉमन सोल्ट क्या बन जाएगा, NaCl प्लस में हाइड्रोजन, ध्यान रखना है ना। एक ये देख लो, मेटल को अगर किसी मेटल के सोल्ट के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या बनता है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट तो इस सेक्शन के अंदर यही है। कैसे, आप लोगों ने सुना भी होगा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली कहानी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को वहां से डिस्प्लेस कर देता है। ये वाली बातें आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, Zn, है ना। तो Zn क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, मतलब कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर सल्फेट, ये वाली एक्टिविटी तो आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी, क्या बनेगा, FeSO4 प्लस में कॉपर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाले, उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट वाला जो सेक्शन है उसके अंदर ये वाली एक्टिविटी करी है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन की नीडल को डालते हैं तो क्या होता है। तो देखो यहाँ से एक बात हमें समझ में आई कि रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब जहाँ पर हमें, मतलब एलिमेंट या मतलब मेटल कह सकता हूँ मैं, जिनको बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी, मेटल सारे के सारे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब अदर औरों के कंपैरिजन में कह सकते हैं, अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और खुद प्लस हो जाता है ना। अब उनमें से ये होता है, जैसे सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू गोल्ड, है ना। ऐसे मतलब 19-20 तो होता ही है, स्कूल में भी टीचर्स भी होते हैं, ऐसे ही बच्चे भी होते हैं, स्कूल भी होते हैं आपस में। इस एरिया के अंदर सारे के सारे स्कूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, करते हैं। आप वाला तो सबसे अच्छा है, मुझे पता है ना। तो जैसे पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, एल्यूमिनियम होता है ना, जिंक होता है, आयरन होता है, बीच में एक हाइड्रोजन को रखा जाता है, और यहाँ पर क्या आता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, हाँ ऐसे होते हैं। एक आधा रह गया तो कोई बात नहीं है, कभी ये सोचो कि बिल्कुल टू द पॉइंट बताया है। तो ये जो ज्यादा है ये क्या हो कह सकते हैं, मतलब ज्यादा में भी बिल्कुल प्रॉपर अगर बोली जाए तो ये कैल्शियम भी नहीं लिखा क्या, अच्छा कैल्शियम भी होता है यहाँ पर, ये क्या कह सकते हैं, हाईली रिएक्टिव और ये क्या कह सकते हैं, लेस रिएक्टिव या मिनिमम रिएक्टिविटी इनकी, लेस रिएक्टिव, और ये लगभग बीच के हैं, मतलब मिडल। तो ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ से ऐसे चलेंगे तो रिएक्टिविटी उनकी इंक्रीज होती है, यहाँ ऐसे चलेंगे तो
रिएक्टिविटी उनकी कम होती है। ठीक है, देखो मेटल की हमने दो चार चीजों के साथ कंपैरिजन देखा है। मेटल को पानी में डालेंगे, मेटल को ऑक्सीजन की उसमें डालेंगे तो क्या होगा, लेकिन जब एक मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। देखो मेटल का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव लेके बैठा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने को रेडी है, और ये क्या है, ये रिसीव करता है, मतलब एक्सेप्टर है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो सबसे सिंपल Na ले लेते हैं और नॉन मेटल के अंदर क्या ले लेते हैं, क्लोरीन। तो Na क्या करता है, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कैसे हो जाएगी, ऐसे। क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 17। इसको कैसे फिल कर सकते हैं, 287, है ना। बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आबू प्रिंसिपल के थ्रू भरी जाती है। कभी मौका लगेगा 11th क्लास 12th क्लास को एक्सप्लोर करने का तो बताएंगे, है ना। चलो तो देखो ये क्या चाहता है, एक बार थोड़ा सा सोडियम को ऐसे देख लेते हैं। ये सोडियम है, पहली सेल के अंदर कितने हो जाएंगे, 2। दूसरी सेल के अंदर 2 3 4 5 6 7 8। इस वाली सेल के पास 1 हो जाएगा। तो ये क्या चाहता है, हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल कब होगा, जब उसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा इनर्ट गैस या नोबल गैस, ये स्टेबल होती हैं, क्यों, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है, भरा हुआ होता है। इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करती। अगर 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से बताए तो कोई भी इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करती। वैसे रियल में तो एक जिनोन करती है, लेकिन हम जनरली ये कह सकते हैं इनर्ट गैस का मतलब ना के बराबर उनकी रिएक्टिविटी होती है, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव, है ना। 10th क्लास में तो बच्चों को ये भी बताया नहीं जाता, लेकिन 11th 12th में जाते हैं तो कोई ऐसा कंपाउंड की फॉर्मेशन आती है, तब बच्चे पूछ लेते हैं सर आप तो कह रहे थे छोटी क्लास के अंदर की इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करती, ये कैसे बन गया। तो एक एक्सेप्शन होते हैं। चलो तो ये एक जो इलेक्ट्रॉन है इसको देना चाहता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दे पाएगा, जो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, देखो क्लोरीन यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, और इस वाले में क्या हो जाएंगे, 7 हैं इसके पास। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका भी आउटर मोस्ट सेल भर जाएगा, तो दोनों का काम चल जाएगा ना। देखो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में समझते हैं। मैं मेरे बच्चों को बहुत बार सेम एग्जांपल देता हूं ताकि बच्चे रिलेट कर सकें। एक क्लास के अंदर देखो, मान लो मेरे पास 2 पेन है, 2 मार्कर हैं, तो मैं 2 मार्कर लेके आया, तो टीचर ने मेरे को बोला वही बच्चा क्लास के अंदर आए जिसके पास 1 पेन हो, है ना, 1 पेन हो। तो एक जो एक्स्ट्रा पेन है उसको मैं फेंक तो नहीं सकता, तो मेरी एंट्री कहाँ होगी। अगर कोई बच्चा आए 1 पेन मतलब उसको मैं दे दूं तो वो भी एंटर कर जाए, मैं भी एंटर कर जाऊं, मतलब दोनों का काम चल जाएगा ना। कोई ऐसा बच्चा आ जाए जिसको 2 पेन की रिक्वायरमेंट है और मेरे पास देने के लिए 1 है, तब तो काम नहीं चलेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना। इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है, इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उनको आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं, है ना, आयनिक बॉन्डिंग। कोवेलेंट को बाद में करेंगे, एक बार आयनिक को देख लेते हैं। आयनिक बॉन्ड को करेंगे, ठीक है। और इस तरह जो कंपाउंड बनेंगे उनको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड्स। समझ में, आयनिक बॉन्ड बना के जो कंपाउंड बनते हैं उसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। अब ये पूछा जाता है जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, इनकी प्रॉपर्टी पूछ ले सिंपल ऐसे, या इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ ले, दोनों एक ही बात है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हायर देन दैट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट क्या होते हैं वैसे बता देता हूं चलो। जब नॉन मेटल वाली जो कैटेगरी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, प्रॉपर नहीं, चलो बता ही देते हैं यहाँ पर। जैसे एक कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन एक एक यहाँ ऐसे जुड़ जाएगा। मीथेन का एग्जांपल मैंने बहुत बार बताया। देखो क्या होता है, केमिस्ट्री को जितना सिंपल रखोगे ना उतनी आसानी से चीजें समझ में आएंगी। हाइड्रोजन देखो सबके पूरे हो गए, ठीक है। अब ये 2 2 2 2 2 2 ऐसे करके कार्बन के 2 4 6 8, मतलब कार्बन का भी काम चल गया, हाइड्रोजन का भी काम चल गया, है ना।
इस तरह के जो बॉन्ड बनते हैं उनको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और इस तरह से जो कंपाउंड बनेंगे उनको बोलेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स। तो इनको ब्रेक डाउन करना आसान होता है, इसका मतलब ये साझा का काम है। साझे में कोई ना कोई काम करते हैं, जैसे हम बच्चे होते हैं तो पेन के लिए साझा करते हैं, रेड पेन से या ब्लैक पेन से हम कुछ लिखते हैं। ब्लू पेन पर्सनल होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पेन होता है जिसे क्वेश्चंस नोट डाउन करते हैं वो कई बार हम शेयर कर लेते हैं, और वो शेयर वाला बच्चा भाग जाए तो दिक्कत होती कि नहीं, तो ये बॉन्ड मतलब थोड़ा सा वीक हो जाएगा। जैसे बचपन में क्रिकेट खेलते हैं, जिसका बैट होता है ना वो अपनी बैटिंग लेके भाग जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। मैं बहुत करता था ऐसे, अपनी अपनी बैटिंग आ जाती थी, फिर फील्डिंग नहीं करता था, भाग जाता था, बोलता मेरी मम्मी बुला रही है। अच्छा वैसे मम्मी बुलाए ना, लेकिन ऐसे करते, तो ये वीक होता है, तो साझे में काम नहीं करना चाहिए ना। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जैसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दी, अब वो मेरे को वापस दे चाहे ना दे उसे कोई मतलब नहीं, मैं अपने हाथ से दे चुका हूं उसको, ठीक है। तो ये इसको ये कह सकते हैं, इसके आपस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब एक दूसरे को आपस में, मतलब Na और Cl एक दूसरे को जकड़ के रखेंगे बिल्कुल। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा मुझे हीट देनी पड़ेगी। नॉर्मल मान लो 50 डिग्री के ऊपर कोई भी एलिमेंट ताता हो जाता है, गर्म हो जाता है या मेल्ट करने शुरू कर देता है, लेकिन जब ये ऐसी फॉर्मेशन होगी तो उसको 50 के बदले 70-80 डिग्री देना पड़ेगा। इस तरह की कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन रही होगी, तो इसका मतलब ये है ना, ठीक है। और क्या कह सकते हैं इनकी प्रॉपर्टी के अंदर, आप ये भी कह सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी किस क्या होती है। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है घुलने वाली प्रॉपर्टी, मतलब घुल सकते हैं, सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। लेकिन जो पेट्रोल होता है या केरोसिन होता है, इनके अंदर इनकी सोल्यूबिलिटी नहीं होती। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई वाली मैंने आपको बात बताई दी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये तो प्रॉपर्टी होगी। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप ये बता सकते हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो इनको जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रखी है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक बार आओ। चलो देखो, या तो ये बोलो डॉट स्ट्रक्चर बोलो, या फॉर्मेशन ऑफ कुछ करके ऐसे बोलो, एक ही बात है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ, मैंने अभी Na और Cl का बताया था, ऐसे मान लो एक एग्जांपल है मैग्नीशियम और क्लोरीन का, बताओ कुछ ऐसा क्या बनेगा। पहले तो ये चीज देख लेते हैं, जो सॉल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा पेपर में क्या क्या आ सकते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक वाली बातें हैं, पेपर में क्या आ सकते हैं उसके लिए आपको पैटर्न देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैग्नीशियम के बारे में आप खुद लिख लो यहाँ पर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, 12 को कैसे फिल करेंगे 282। इसका मतलब ये क्या चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहता है। क्लोरीन का क्या होता है 17, 17 को कैसे भरेंगे 287, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो क्या होगा, मैग्नीशियम क्या हुआ है, मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्लोरीन एक लेना चाहता है, तो एक क्लोरीन यहाँ हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ हो जाएगा, तो एक इसको चला जाएगा, एक इसको चला जाएगा, है ना। तो मतलब जो फॉर्मेशन रहेगी वो क्या हो जाएगी MgCl2। देखो यहाँ से एक चीज और मैं बता देता हूँ, कभी भी फॉर्मूला आपका गलत नहीं होगा। आपको ये मैंने इसलिए लिखा है, मैं यहाँ पे सीधा ये भी लिख सकता था MgCl2 का फॉर्मूला, है ना। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन देगा और कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिए जाएंगे, इस हिसाब से केमिकल फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर प्लस का 2 चार्ज है और एक क्लोरीन पे 1 माइनस है, तो 2 क्लोरीन पे 2 माइनस, इन दोनों का टोटल चार्ज कितना हो गया 0, है ना। कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो हमेशा चार्ज बनता है 0। छोटी क्लास के लिए ध्यान रखना, 10th क्लास तक की बात बता रहा हूँ, 11th क्लास में जाओगे तो ये वाला रूल फेल हो जाएगा, हमेशा नहीं लगेगा। क्योंकि देखो चलो एक एग्जाम्पल बता देते हैं, नहीं तो फिर बच्चे बोलेंगे मास्टर तो सारी 11th 12th पे लेके जा रहा है। देखो आपने ये देखा होगा कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड की फॉर्मेशन देखा होगा अजीब अजीब, है ना। तो ये अलग अलग क्यों बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 7 होता है, 7 को कैसे भरूंगा 2 और 5 भरूंगा, इसका मतलब इसको नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी 3, मतलब नाइट्रोजन को 3 चाहिए और ऑक्सीजन को 2 चाहिए,
तो ये भी लेने वाला, ये भी लेने वाला, तो फिर इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? सोचने वाली बात है कि नहीं है? यहाँ पर तो क्या था, मैग्नीशियम दे रहा था, क्लोरीन ले रहा था। यहाँ पर तो ये भी मांग रहा है, अरे दे दे मेरे को, है ना, और ये भी कह रहा है दे दे, तो फिर इलेक्ट्रॉन देगा कौन? जैसे 12th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे आप, केमिस्ट्री के अंदर सेकंड चैप्टर है, उसके अंदर ये वाली चीज को थोड़ा सा बता रखा है। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे मान लो जिंक है और मान लो दूसरा कॉपर है, तो जिंक को +2 और फिर नॉर्मल अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएंगे तो नॉर्मल जिंक, मतलब 0 बोल दो या जिंक, नॉर्मल जिंक बोलो चाहे जिंक 0 बोलो, एक ही बात है ना, जिंक के ऊपर कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होता है। तो जो कॉपर होता है ये ब्रेक डाउन होके क्या करेगा, कॉपर +2 और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ब्रेक डाउन होता है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाते हैं। मतलब देखो वैसे तो कॉमन सेंस में देखो, कॉपर भी इलेक्ट्रॉन को देता है और जिंक भी देता है। तो मान लो एक एग्जांपल, मैंने जो पेन वाला एग्जांपल दिया था, 2 बच्चे ऐसे आगे जिनके पास एक एक पेन एक्स्ट्रा था, तो वो कह रहा है कि मेरे वाला पेन ले ले, वो कह रहा है मेरे वाला पेन ले ले, ताकि मैं क्लास के अंदर एंटर कर जाऊं। बन गया ना ये वाला केस। तो कौन इलेक्ट्रॉन या मतलब कौन पेन को देगा या कौन लेगा? जो ज्यादा पावरफुल होगा मारेगा घुसंड और दूसरे को देकर खुद भाग जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो इन दोनों में ये वाला काम करता है, या कोई भी ऐसे केस बनते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, है ना। मैंने इसको बताया है, लेकिन मैं रिएक्टिविटी को बस बताना चाहता हूँ कि रिएक्टिविटी ऐसे काम करती है। ये वाली बात समझ में? जबरदस्ती ऐसे अलग अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो लॉ होता है, छोटी क्लास में हम पढ़ना शुरू करते हैं, वो फेल हो जाता है, वो हर कंपाउंड के ऊपर नहीं होता। और खास करके जो गैसियस चीजें होती हैं, मतलब नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन गैस भी है, गैस वाली चीजों के ऊपर मतलब ये वाला फॉर्मूला हमेशा सही नहीं होता, है ना। क्यों? क्योंकि गैस को कंप्रेस करके उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को हम चेंज कर सकते हैं। चलो ये वाली फॉर्मेशन समझ में आई मैग्नीशियम की। और इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बताता हूं जो पेपर में आती हैं। चलो देखो, डॉट स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो एक तो एल्यूमिनियम का क्लोरीन के साथ, है ना। दूसरा पानी, पानी कैसे बनता है। तीसरा सोडियम का ऑक्साइड, है ना। देखो एक एक देख लेते हैं। एल्यूमिनियम के पास क्या होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। 13 को कैसे भरेंगे, 2 8 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन लिख लेना। क्लोरीन, क्लोरीन अपने हिसाब से ऐसे लिख लेना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्लोरीन 1 लेता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, एक इधर एक इधर एक इधर। तो यहाँ पर दिखा देना 7 दिखा देना, और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 7 दिखा देना, 1 चला जाएगा, 7 दिखा देना, 1 चला जाएगा। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का क्लोराइड ऐसे बनेगा। पानी कैसे बनेगा, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, टोटल एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो पहले वाले में 2 भरे होंगे, यहाँ पर कितने होंगे, 6 होंगे, 1 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, तो इस ऐसे कैसे बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको ऐड करा है। सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, यहाँ पर 6 है इसके पास, तो 2 सोडियम चाहिए होंगे इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, तो यहाँ पर बन जाएगा, है ना, क्लियर। चलो, जो मेटल नॉन मेटल की बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी और जो बेसिक इंट्रोडक्शन लगा लो, चाहे केमिकल प्रॉपर्टी के साथ फिजिकल प्रॉपर्टी लगा लो, कैसे कैसे बिहेव करते हैं आपस में, जनरल ये वाली चीज होगी है। अब मेटल का जो एक्सट्रैक्शन वाला पोर्शन है, इस वाले को देखते हैं। इसके जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं मेटल नॉन मेटल में, कि जो सोडियम है, पोटेशियम है, इनको केरोसिन में डुबो के क्यों रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके एकदम से आग वगैरह पकड़ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। और बाकी मैंने बता ही दिया आयनिक कंपाउंड वगैरह वाली बातें, ठीक है। ये डॉट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आने बहुत ज्यादा। देखो या तो डॉट स्ट्रक्चर लगा लो, डॉट स्ट्रक्चर नहीं आया तो आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड की वो प्रॉपर्टी जो बताई थी, मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है,
ये वाला, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा है, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी आने के चांस 5% है, लेकिन वाई आयनिक कंपाउंड हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन कोवलेंट कंपाउंड, ये क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। चलो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं एक बार। देखो नेक्स्ट हेडिंग है अक्रेंस ऑफ मेटल, कैसे मेटल को हम देखते हैं, है ना। चलो देखो, मेटल अगर धरती से हमें मिला है कुछ नॉर्मल में फॉर्म में, तो जो सबसे बेसिक जो चीज मिलती है, जो या नेचर से हमें कोई भी पार्टिकल मिलते हैं, ग्रुप ऑफ पार्टिकल मिलता है नेचर से, उसको हम कह सकते हैं मिनरल। कभी कभी 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन भी आता है डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर, है ना। मिनरल को क्या कह सकते हैं, नेचर की फॉर्म में जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं मिनरल, है ना। और एक होता है और क्या होता है मैं एक बार बता देता हूं। वैसे मिनरल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालते हैं, लेकिन और के अंदर क्या होता है, किसी भी एक ही तरह के एलिमेंट की मैक्सिमम कॉम्पोजिशन होती है। ये क्या बता दिया सर, पता नहीं मिनरल क्या है और क्या है, समझ ही नहीं आया। चलो देखो, इस कहानी को मैं एक बार थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे मान लो हमें धरती के नीचे खुदाई करी, 200 400 500 फुट करी, मीटर करी, जो भी करी, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है माइनिंग वगैरह, तो हमें मान लो एक पत्थर मिला बाठा, है ना। उस पत्थर को मान लो मैंने जैसे ही देखा तो उसमें बहुत सारा पार्ट ऐसा था जो बिल्कुल सॉलिड था, पत्थर ही था, मान लो ऐसे लगा रॉक चट्टान था। तो मैं देखो जैसे ही उस पत्थर को मान लो नेचुरल फॉर्म में उठाया तो मैं उसको कह सकता हूँ ये तो मिनरल है, हाँ। अब मैंने देखा जो पत्थर है, मान लो ये पत्थर है, इसका इतना हिस्सा, ये वाला तो मान लो रॉक से बना हुआ है, पत्थर है मान लो, यहाँ पर इतना सा हिस्से में एल्यूमिनियम लगा है और इतने से हिस्से में मान लो गोल्ड लगा है ना। एक बार समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसे। तो ये मान लो 90% हिस्सा है और ये 5% हिस्सा है ना। तो मैक्सिमम कॉम्पोजिशन किसकी है, पत्थर की है कि नहीं है। अब वो अलग बात है कि जो गोल्ड होता है वो कीमती होता है, 5% ही मिल जाए तो बहुत होता है, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ। तो मैक्सिमम कॉम्पोजिशन किसी भी एलिमेंट की होती है उसको क्या कहते हैं, और कहते हैं, और जिसको बाद में मशीनों वगैरह के या इक्विपमेंट के थ्रू हम निकाल लेते हैं। और मान लो यहाँ पर, अब मान लो, अब ये कोई काम की चीज नहीं है, यहाँ पर है मान लो रेत और यहाँ पर है मान लो सिलिकॉन। अब बताओ अब क्या करेंगे, और ये होता मान लो एल्यूमिनियम। अब तो यही वाला काम की चीज होगी कि नहीं होगी। जो रेत वगैरह, जो सैंड वगैरह होता है, इसको बोलते हैं गैंग्यू। गैंग्यू मतलब जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, जो वेस्टेज कह सकते हैं। जब हम इस ओर को रिफाइन करते हैं, या मतलब उसको, जिस भी चीज की कोई मेटल या कोई भी चीज है उसको हम क्रॉस चेक करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो गंदगी बच जाती है, वेस्ट पार्टिकल बच जाते हैं, उसको बोला जाता है गैंग्यू, है ना। देखो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में 3 तरह के मेटल देखे हैं, है ना। एक तो सबसे ऊपर हाई रिएक्टिव, 2 नंबर पे मॉडरेट, मतलब ठीक ठीक मिडल में जो है मॉडरेट। और ये क्या होते हैं नीचे वाले, लेस रिएक्टिव, जो सिल्वर वगैरह होते हैं, गोल्ड कॉपर वगैरह, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। इसी वजह से इनकी ज्वेलरी वगैरह बनती है। ज्वेलरी समझ लो, क्या बोलते हैं आप, ज्वेलरी ना, पता नहीं आजकल लोग किसको क्या बोल देते हैं, समझ ही नहीं आता। ज्वेलरी होता है, नॉट ज्वेलरी। और कुछ बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि सर अब आप पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे वर्ड सर ऐसे कुछ निकाल के लाते हो। अब कुएं में रहने वाला मेंढक कुएं से बाहर निकलेगा या उसको कोई निकालेगा तभी तो उसको पता चलेगा ना कि समुद्र बहुत बड़ा होता है। वो तो बेचारा कुएं को ही समुद्र समझने लग जाता है। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके शिक्षक गणों की होती है कि आपको देश दुनिया के बारे में बताएं। अभी आ रही है जल्दी वीडियो प्राइवेट टीचर की लाइफ पे, आप देखना उस पर क्या होगा। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं ये हमेशा क्या बोलते हैं, नेचुरल फॉर्म में होते हैं, मतलब फ्री स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट के अंदर, है ना।
ये हाई रिएक्टिव होते, ये फ्री स्टेट के अंदर नहीं होते भाई, इनमें तो आग वाग लग जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था ना सोडियम वगैरह है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एकदम से आग पकड़ लेंगे, सोडियम पोटेशियम वगैरह। जो मॉडरेट होते हैं ये हमेशा ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड सल्फाइड भी हो सकता है, कार्बोनेट भी हो सकता है। देखो कभी भी ऑक्साइड वर्ड आए तो माइंड में एक चीज को ध्यान रखना, ऑक्सीजन जरूर लगा होगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था मेटल का ऑक्साइड तब बनता है जब किसी मेटल के साथ हम ऑक्सीजन को लगाते हैं, है ना। जैसे कॉपर लगा लो, एल्यूमिनियम लगा लो, किसी के साथ भी अगर ऑक्सीजन लग गई है तो इसका मतलब ऑक्साइड बन गया है। अब ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं किसके साथ क्या लगा है, ठीक है। चलो अब इनकी थोड़ी सी एक्सट्रैक्शन देखते हैं कैसे कैसे काम करती है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ना। अब थोड़ा सा जो जो पेपर के हिसाब से कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखते हुए, ये बेसिक इंट्रोडक्शन तो हो ही गया, अब वो वाली चीज देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम है ना, एग्जाम होता है कि एग्जाम होता है। मैंने एक बच्चे से पूछा था ये क्या है, बोला गेम। गेम नहीं होता, गैम होता है। अब उसमें भी कंफ्यूजन आता है, हाउ यू प्रोनाउंसिएट द थिंग्स, कुछ ऐसे बोलते प्रनाउंसिएशन, प्रनाउंसिएशन नहीं होता, इट्स प्रोनाउंसिएशन, प्रनंसिएशन। क्वेश्चन पे भी मैंने आपको हजारों बार बताया है, आप इंटरनेशनल कुछ वो देखना, किसी की स्पीच समथिंग ऐसा, वहाँ पे क्वेश्चन नहीं होता, बहुत से बड़े बड़े टीचर भी ऐसे ही बोलते हैं क्वेश्चन। मैं किसी को ऐसे टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि, बाकी बड़े टीचर तो कौन है आप भी जानते हो, है ना। इट्स क्वेश्चन। चलो एक्सट्रैक्शन देखते हैं। आ चलो देखो मैंने 3 तरह के रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट को अलग अलग से बताया है, हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव और बिल्कुल कम रिएक्टिव, है ना। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में लो या लीस्ट रिएक्टिव है, या जिनको मैं कह सकता हूं जो बॉटम पे हैं, उनका एक्सट्रैक्शन, है ना। ये ऐसे कोई हेडिंग वेडिंग से कुछ नहीं काम का मतलब है। सबसे पहले ये बोलो मर्क्यूरी का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, बात खत्म। इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के अंदर, तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये आ जाता है, राइट द नेम ऑफ ओर ऑफ मर्क्यूरी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना जब बेसिक इंट्रोडक्शन करा रहा था, मर्क्यूरी का जो ओर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, और स्पेलिंग देख लेना भाई, अगर कुछ गलत लिख दिया हो तो सीने बार, है ना। साइंस के अंदर स्पेलिंग का एज कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी इंग्लिश ग्रामर को सुधारने के लिए देख लेना, है ना। HGS, तो HGS ये मिलता है, और मतलब समझे। अब अगर और वगैरह के बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया, मतलब एक हमें पत्थर मिला, उस पत्थर के अंदर 80 to 90% क्या है, मर्क्यूरी है, हाँ मान लो ऐसे लगा लो मर्क्यूरी है। अब इस मर्क्यूरी को हम निकालेंगे, मतलब टोटल तो ये पूरा 100% है, इसमें से 80-90% कुछ मिल गया है, तो इसमें से हमें मर्क्यूरी बाहर निकालना, मतलब इसको बाहर निकाल देंगे, इसको अलग निकाल देंगे। इस वाले तरीके को हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन, और उसमें मर्क्यूरी पढ़ रहे हैं। कहानी पिक्चर सब क्लियर है। चलो तो देखो ऐसा कैसे होता है, अगर मर्क्यूरी का जो ये ओर है इसको हम हीट करेंगे तो मर्क्यूरी का ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। हीट करेंगे तो मर्क्यूरी का ऑक्साइड बन जाएगा, और इसको और हीट करेंगे तो हमें मर्क्यूरी मिल जाएगी। रिएक्शन मैं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बस थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ। मर्क्यूरी का जो ओर होता है उसको हीटअप करेंगे या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे या उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसका मर्क्यूरी का ऑक्साइड बन जाएगा। उसको फर्दर हीटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, मर्क्यूरी मिल जाएगा, मर्क्यूरी। चलो मर्क्यूरी देख लेते हैं भाई, कुछ बच्चे मानने को तैयार नहीं होंगे, तो चलो मर्क्यूरी देख लेते हैं। HGS ये है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे तो क्या बनेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर डाई गैस लिबरेट हो जाएगी। तो HGO को हीटअप करूंगा, ऐसे बोल दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या सीधा यहाँ पर ऐसे हीट लगा दो, एक ही बात है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या बनेगा, Hg बनेगा और O2 रिलीज हो जाएगी, है ना। यहाँ पे हीट लगाओ, मतलब वो भी ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न कर रहे हैं, ये वो भी एक ही बात है। तो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से हट जाएगी,
तो देखो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कह सकते हैं? जस्ट टू रिमाइंड योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एक चीज दो में ब्रेक डाउन होना, इट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और हीट दे के हमने ब्रेक डाउन करा है तो एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? इसको सुपर इंपोर्टेंट लगा लेना, मरकरी वाली कहानी है ना। ऐसे कॉपर का भी कर सकते हैं हम लोग। चलो इसको थोड़ा सा फोकस में रखना, बाकी कोई नहीं है। चलो ये हो गया लीस्ट, मतलब सबसे नीचे रिएक्टिविटी स्टेज में। इसके ऊपर जो आते हैं जिंक वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह, इनको हम थोड़ा सा, मैग्नीशियम तो क्या आता है, आयरन वगैरह आता है, इनको देखते हैं एक बार। आओ, इसके बाद हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने लोवेस्ट वाला देखा है, अब हम देखेंगे मिडल में। रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में जो मेटल होते हैं, या ये कह सकते हैं जो मॉडरेट या लेस रिएक्टिव होते हैं, है ना। मॉडरेट रिएक्टिव भी बोल सकते हैं इनको, या लेस रिएक्टिव बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो टॉप में तो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हाई होंगे, यहाँ पर थोड़े से कम होंगे, और ये बिल्कुल कम होंगे, बिल्कुल कम। रिएक्टिव को क्या कहते हैं, पता नहीं, क्या क्रियाशील कहेंगे, क्या कहेंगे, है ना। देखो मैंने और वाले सेक्शन में बताया था, जो मिडल कैटेगरी के अंदर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, या मॉडरेट कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो जो भी मेटल होते हैं वो या तो सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं, या हमें मिलते हैं कार्बोनेट की फॉर्म में, है ना। मिडल क्या नाम है, रिएक्टिविटी सीरीज के जो मिडल कैटेगरी है, इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जिंक हो सकता है, लेड हो सकता है, कॉपर हो सकता है ना। ठीक है, तो इससे पहले हमने मर्क्यूरी वाला सेक्शन देखा था। मर्क्यूरी में क्या था, सीधा सीधा मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना दिया था हमने HgS से। सिनेबार को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो HgO बन गया था। मतलब ये कह सकते हैं ऑक्साइड से किसी भी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना काफी कंपैरेटिव इजी होता है, ये मुश्किल प्रोसेस होता है ना। ठीक है, तो यहां से देखो दो चीज निकल के आएंगी, एक यहां से एक यहां से। यहां से जो टर्म निकल के आती है उसको कहते हैं रोस्टिंग, है ना। रोस्टिंग नाम से पता चला, रोस्ट करना, मतलब वैसे तो यूट्यूब वगैरह पे आपने देखा होगा रोस्टिंग की वीडियो। मेरे हिसाब से रोस्ट करना होता है उसको गर्म करना, ताता करना, हाँ। तो देखो जैसे मान लो जिंक की बात कर लेते हैं, या मान लो किसी की कॉपर की बात कर लो, किसी जो, ऐसे नहीं कि किसी की भी बात कर लो, इसके अंदर जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उसकी बात करते हैं। मान लो जिंक का सल्फाइड हमें मिला, तो उसको क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जलाएंगे, मतलब जलाएंगे इन द सेंस हाई टेम्परेचर, है ना, मतलब काफी ज्यादा हीट देंगे उसको और उसको जलाएंगे, तो बनेगा क्या, ZnO प्लस SO2, है ना, ऑक्साइड बन गया। देखो ऑक्साइड से तो एक्सट्रैक्ट करना आसान है कंपेरेटिव, ठीक है। इसको ये कह सकते हैं रोस्टिंग में, एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफाइन रोस्टिंग। तो एक्सेस हीट के ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर इस सल्फाइड को हम बर्न करते हैं, या मतलब उसको जलाते हैं, तो हमें ऑक्साइड मिलता है। और ऐसे कार्बोनेट की केस बन जाए तो क्या बनेगा, जिंक कार्बोनेट लगा लो। जिंक कार्बोनेट को हीट के ऊपर ब्रेक डाउन करेंगे, इसमें क्या होगा, लिमिटेड एयर को बोलो O2 बोलो, एक ही बात है ना। लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइड मिल जाएगा। तो मतलब सल्फाइड हो चाहे कार्बोनेट और हो, इन दोनों को ऑक्साइड की फॉर्म में ले आओ सबसे पहले। सबसे सिंपल तरीका ये बताऊं, है ना। इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। कुछ जगह पे कुछ हाई क्वालिटी के लोग इसको कैल्किनेशन भी कहते हैं ना, मेरे हिसाब से कैल्सिनेशन है, क्योंकि कैल्शियम, इस हिसाब से तो ये कैल्कियम होना चाहिए, तो मैं तो इसको कैल्शियम ना सॉरी कैल्सिनेशन प्रोनाउंसिएट करूंगा, बाकी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हाउ यू विल प्रोनाउंसिएट इट, ओके। ठीक है, अब ये बन गया, और बन गया, मतलब ऑक्साइड का ये और बन गया अपने पास। अब इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं,
या तो आप ये कर सकते हैं, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प ले सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे एक सबसे जो स्ट्रॉन्ग या जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो कार्बन होता है। तो देखो, तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलाएंगे तो Zn अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग से। तो देखो, इस मेटल को हमने या इस एलिमेंट को हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। वैसे तो मेटल है, लेकिन मेटल भी एक एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। तो आप अगर एलिमेंट बोलते हो तो भी कोई गुनाह नहीं है, ऐसा नहीं कोई गला काट देगा आपने मेटल क्यों बोला या एलिमेंट क्यों नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें दो चीज आपने देखी, रोस्टिंग देखा और कैल्सिनेशन देखा। ये वाली दो चीज है, इनके ऊपर देखो कभी कभी ये भी पूछ लेगा डिफाइन रोस्टिंग एंड डिफाइन कैल्सिनेशन। तो इनको थोड़ा सा बताना है। जैसे इसमें एक्सेस हीट के ऊपर हम इसको सल्फाइड ओर को गर्म करते हैं, ये बनता है, मतलब इस रिएक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन करना है। और इसमें लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में ऐसा करते हैं, कार्बोनेट का जो ओर होता है ऑक्साइड बनाने के लिए। तो ये रिएक्शन भी लिखनी है और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, 1 से 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है कि जो ऑक्साइड बना है इसको हम यहाँ से भी हेल्प कर सकते हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हेल्प ले सकते हैं। मतलब जो हाई रिएक्टिव होता है वो लो रिएक्टिव को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीज का ऑक्साइड है, अगर उसको एल्यूमिनियम के पाउडर के साथ हम वो करते हैं, गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो एल्यूमिनियम क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये यहाँ से इसको हटा देगा। तो मैग्नीज अलग रह जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, Al2O3, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हेल्प करती है कभी कभी किसी ऑक्साइड से हमें उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, है ना। ध्यान रख लेना, एक मतलब कभी वैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, एक काम की चीज और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ बता देता हूँ ना। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने का चांस है मेरे हिसाब से थर्मिट रिएक्शन। मेरे हिसाब से इस चीज को ध्यान रखना, सुपर डुपर इंपोर्टेंट लगा लेना जहां भी आप पढ़ते हो या जहां भी नोट्स बनाते हो। थर्मिट प्रोसेस बोलो या थर्मिट रिएक्शन बोलो, क्या होती है, जो आयरन होता है, आयरन को जब कभी भी एल्यूमिनियम के साथ गर्म करके उसके जो मतलब चूरा बनाया जाता है, चूरा इन द सेंस पाउडर फॉर्म में होता है, और एल्यूमिनियम के साथ उनको मिक्स करके हीटअप करा जाता है, तो जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके अंदर जो क्रैक पड़ जाते हैं, मतलब दरार आ जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं रेल की पटरियां, उनको ज्वाइंट करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग उसको बॉन्डिंग कर देता है। जैसे सोल्डरिंग करते हैं ना, सोल्डरिंग क्या होता है, किसी चीज को दूसरी चीज से चिपकाना, है ना, ऐसे मान सकते हैं। एल्यूमिनियम की वो पतली सी एक स्टिक टाइप में होती है, वो बर्न करती है एक्सेस हीट में, तो वो मोल्टन स्टेट में आ जाती है और वो वहां पर ज्वाइंट हो जाती है, मतलब उन दो चीजों को आपस में जोड़ देती है, उसको सोल्डरिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आप लोगों ने देखा हो, जो हमारे ये जो मदरबोर्ड वगैरह होते हैं कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह के, इनके मोबाइलों वगैरह के, इनके अंदर भी सोल्डरिंग करी होती है, बिल्कुल छोटे छोटे। आप देखना कभी मदरबोर्ड को अगर आप कभी खोल के देखोगे तो छोटे छोटे ऐसे लगेंगे, जैसे बिंदी सी ऐसे लगा रखी है, वो भी सोल्डरिंग कहते हैं। तो थर्मिट प्रोसेस समझ में आया कि, चलो इसकी रिएक्शन और लिख लेते हैं। रिएक्शन कभी कभी पूछ भी लेते, कभी कभी क्या, अगर थर्मिट प्रोसेस 2 नंबर में आता है 1 नंबर में आता है तो रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी। तो रिएक्शन में क्या लिखेंगे, Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ जब मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, Al2O3 प्लस में आयरन। ये वाली रिएक्शन को ऐसे कैसे चिपका देना है। ठीक है, तो देखो जो सबसे नीचे रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर था मर्क्यूरी वगैरह, हमने मर्क्यूरी का एक सेक्शन देखा है, वो जो मिडल में मॉडरेट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू टॉप वाले से, उससे कम रिएक्टिव है। इनमें देखा हमने इन की तो बातें कम करी, रोस्टिंग का और कैल्सिनेशन का हमने ज्यादा कॉन्सेप्ट देखा, जहां पर एक एग्जांपल लिया, और यहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी बताई, ये रहा, मिटा दिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट से रिड्यूसिंग एजेंट और डिस्प्लेसमेंट, ये वाली बात देखी, और यहाँ से थर्मिट प्रोसेस देखा। एक एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलो, और चलो लास्ट में देखते हैं हम जो हाई रिएक्टिव होते हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं। आ जाओ, जो हाई रिएक्टिव होते हैं या उसमें टॉप पर होते हैं,
उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं एक बार वो देखते हैं। देखो, जो जैसे मान लो सोडियम है, मान लो पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सारे के सारे कैसे, कैल्शियम भी मान सकते हैं, है ना, ये सारे के सारे मोल्टन स्टेट में हमें मिलते हैं। मोल्टन स्टेट मतलब थोड़ा सा लिक्विड कह सकते हैं। इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, ये जैसे सोडियम है, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो ये इस फॉर्म में मिलेगा अपने को, है ना, मतलब सोडियम हमें मिलेगा इस फॉर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन वापस दे सकते हैं और इसको इस फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो। ये मैंने बताया है कि सोडियम ऐसे इलेक्ट्रॉन में ब्रेक डाउन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करता है, जब ऐसा होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हम इसको किस सेंस में करेंगे, दो टर्मिनल ले लेंगे, एक तो कैथोड ले लेंगे और एक एनोड ले लेंगे। देखो एनोड कैथोड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मैं पिछले वाली एसिड बेस वाले में शायद मैंने बताया था, क्लोरल प्रोसेस वाले सिस्टम, उसमें देखो ये चीज़ अगर नहीं ध्यान है तो ये देख लो, कैटायन क्या होता है, प्लस की चीज़, है ना, और एनायन क्या हो जाएगी, माइनस की चीज़। तो देखो अगर किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके, इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो जो रोड टाइप में लगी होती हैं, एक रोड ये होती है, एक रोड ये, प्लस माइनस जो भी होता है, माइनस प्लस प्लस माइनस जो भी, तो देखो कैटायन प्लस का है तो ये